अगर तथ्यों को देखें, नंबर्स कहाँ स्टैंड करते हैं। विजय की पार्टी को तमिलनाडु विधानसभा में करीब 105 सीटें मिली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 105 सीटें ही मिली थी। उसमें विजय खुद 2 सीटों पर निर्वाचित हुए थे, तो इस तरह से उनके विधायकों की संख्या होती है 104। अब जो दल बदल अधिनियम है, जो 91st अमेंडमेंट के बाद अपने एग्जिस्टेंस में है, उस पर देखें तो कम से कम 2/3 सदस्य हों तभी वो दल बदल कानून से बच सकते हैं, अन्यथा उनकी विधायकी चली जाएगी जी। अगर 104 का 2/3 आप निकालेंगे तो यह संख्या आएगी करीब 70 के आसपास। 108 मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा सर आपको, 108 चलिए, जिसमें 2 सीटों पर आपने बताया है कि विजय ने चुनाव लड़ा था खुद, तो 108 में से चलिए हम 107 भी मान के चले, बट जो इसका आंकड़ा है ना, बहुमत नहीं 2/3 का आंकड़ा, वो 70 नहीं अब 71 हो जाएगा जी। तो 71 विधायकों को तोड़ने की साजिश कौन कर सकता है? 1-2 विधायक तोड़ ले जाते हैं। 71 विधायकों को तोड़ने के लिए जो रकम बताई जा रही है, जो कहा जा रहा है 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है, अगर इसका एवरेज निकालते हैं 10 से 50 के बीच में तो यह आ जाता है आपको 30। और प्रति विधायक अगर 30 करोड़ रुपए एक एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि 10 से 50 तक का रेंज दिया है उन्होंने, बिल्कुल, तो इस तरह से आपको कितने 2100 करीब 2100 करोड़ रुपए विधायक की खरीद फरोख्त के लिए चुकाने पड़ेंगे। किसके पास इतना फंड होता है? और 5 साल के विधायकों के लिए इतनी बड़ी राशि कौन चुकाएगा? 2100 करोड़ रुपए जो लगा रहा है उस पर उसको रिटर्न कितना चाहिए होगा? तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह जो दावा है वह सही नहीं ठहरता है। नंबर 1 टेक्निकल पॉइंट ऑफ देखिए, यदि कोई विपक्ष में है उसको सत्ताधारी पार्टी प्रलोभन देती है कि भाई तुम अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ, तुमको हम मंत्री बना देंगे, तुम सरकार के साथ आ जाओ, तुमको लाभ के पद दिला देंगे जी। जो ऑलरेडी सत्ता में है उसको सिर्फ कुछ करोड़ रुपए का प्रलोभन दे करके कैसे ले जाया जा सकता है? तो यह भी एक बात यहाँ पर सामने आती है। तो पूरे घटनाक्रम को अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विजय की सरकार इस वक्त तमिलनाडु में जो अपार जनापेक्षाएं हैं, चुनाव में जिस तरह के उन्होंने वादे किए उसको लेकर काफ़ी दबाव में हो। चुनावी वादे एक चीज़ है और उनका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज़ है। बिल्कुल। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको वक्त चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको संसाधन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनको एक थिंक टैंक भी चाहिए। चुनाव में जीत मिल तो गई है इन्हें, लेकिन अपने ही किए वादों के भंवर जाल में ये इस तरह फंसे हैं कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है, या कुछ टाइम बाय आउट करने के लिए जी, ताकि अब इन पर सवाल न उठने लगे। थलपति विजय फिल्मों के तो बहुत अच्छे हीरो रहे हैं, अकेले बड़े बड़े विलेन को धराशायी कर देते रहे हैं, लेकिन अब जब राजनीति के मैदान में आए हैं तब इनकी अग्नि परीक्षा अभी चल रही है। अब ये हो सकता है कि ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो और टाइम बाय आउट करने का एक प्रयास हो कि चलो ये सब में थोड़ा जनता इन सभी बातों में भी लग जाए, ताकि हमको वक्त मिल जाए जो हमने वादे किए हैं कैसे सिलसिलेवार तरीके से उसको, अगर इनका इंटेंट हो तो लागू भी किया जा सके, नहीं तो अगर नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो फिर से पब्लिक के बीच में क्या कहना है उसका भी एक बैकग्राउंड तैयार हो कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, हम तो एकदम दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन जो विपक्ष है वो हमारी सरकार को एस्टेब्लिश नहीं होने देना चाहती, हमारी सरकार को डिस्टर्ब करना चाह रही थी, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा कुछ तमिलनाडु की राजनीति में कुछ, या फिर देश की राजनीति में भी कोई नई बात नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां होती है वो सरकारों को अस्थिर करना चाहती हैं, और जो सरकार में होते हैं दल, उनकी भी कोशिश होती है कि हम अपनी कुर्सी बचाए रखें, अपने पोजीशन को और मजबूत करें। विधायकों के खरीद फरोख्त का जहाँ तक सवाल है, क्या 70 विधायक बिकाऊ हैं इनमें? बिल्कुल। सवाल ये भी है केशव जी, आपने जिक्र किया जब एक एवरेज हम निकालते हैं कि 10 से 50 करोड़ के बीच में वो 30 करोड़ एक विधायक पे खर्च, 2000 करोड़ के आसपास, 2100 करोड़ के आसपास आप जो बता रहे हैं अमाउंट। अब जब पता है कि इतनी बड़ी साजिश हो सकती है,
इतना बड़ा अमाउंट आ कहाँ से रहा है? तो जांच का दायरा जब बढ़ रहा है तो क्या ईडी सीबीआई को लेकर नहीं जाता नजर आता मंजर कि इनको जांच सौंपनी चाहिए, जांच के बाद? नहीं, वो तो अब होगा ही, वो तो अब होगा ही। दोनों तरफ से शिकायतें की गई है। तमिलनाडु में जो पहले सरकार थी डीएमके की सरकार, उसमें एक मंत्री थे सेंथिल बालाजी जी। सेंथिल बालाजी वो मंत्री हैं जो उदयनिधि स्टालिन के बहुत करीबी रहे हैं, और वो भी उत्तर भारतीयों पर बहुत ही मतलब भद्दे कमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भी मच्छर कीड़ा वगैरह कहा था और इन पर कार्रवाई भी हुई थी। आप ये भी जान लें कि सेंथिल बालाजी वही मिनिस्टर हैं जिनके यहाँ सीबीआई की रेड हुई थी तो इन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। सेंथिल बालाजी पर आरोप लगे हैं। सेंथिल बालाजी पर आरोप ये भी है कि एक व्यक्ति जो इस मामले में पकड़ा गया है वो उनके भाई का करीबी बताया जाता है। अब इस तरह से देखेंगे तो जो पब्लिक लाइफ में है उसका कोई ना कोई करीबी कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। अब इस तरफ से टीवीके के तरफ से पुलिस में शिकायत की गई है, लोगों को अरेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ देखिए पॉलिटिक्स कैसे घूमती है। ये वही स्टालिन है, वही डीएमके है जो दिन और रात तमिलनाडु के गवर्नर को पानी पी पी कर कोसती थी। अब ये वही डीएमके, वही स्टालिन, वही उदयनिधि उसी राज्यपाल के पास अर्जी लेकर के गए हैं कि भाई ये सारे जो मामले हो रहे हैं इसकी जांच कराई जाए। अब राज्यपाल के पास मामले लेकर जाने का क्या मतलब होता है? राज्यपाल के पास कोई विधायी शक्तियां तो होती नहीं है। पुलिस तो उस राज्य के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के अंदर में होता है जी। तो पुलिस जिसके अंदर में है, पुलिस उसके कमांड पर एफआईआर दर्ज कर रही है, लोगों को पकड़ रही है। अब राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल गृह मंत्री से अनुशंसा करते हैं कि भाई ये जी चीज हो रही है। हालांकि राज्यपाल निर्देशित कर सकते हैं मुख्यमंत्री को भी, लेकिन राज्यपाल अब विधायी तौर पर गृह मंत्री को अनुशंसा कर सकते हैं, एक पत्र लिख सकते हैं कि तमिलनाडु में ऐसी शिकायतें मिल रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी जो डीएमके है उसके तरफ से ये शिकायत आई है और इस शिकायत का निवारण किया जाए। अब क्या होगा? मामले में सीबीआई के दरवाजे खुल रहे हैं जी। मामले में हो सकता है ईडी का भी प्रवेश हो कि भाई जहां पर 2100 करोड़ रुपए स्टेक पर लगे हैं, जहां पर 70 विधायकों के खरीद फरोख्त की बात हो सकती है, सरकार को गिराने के लिए इतना चाहिए। बिल्कुल। वहां पर केशव जी दूसरा हिस्सा भी है इसका, क्योंकि न सिर्फ टीवीके के विधायक, टीवीके के नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं, डीएमके भी इस तरह के दावों को लेकर अभी खुद अगर हम बात करें एमके स्टालिन की, उनके बेटे उदयनिधि, ये दोनों ही इस तरह के दावे कर रहे हैं कि विजय खुद चाहते हैं और वो भी इस तरह की खरीद फरोख्त में शामिल है। तो ये किस तरह का प्लान है, ये किस तरह का दबाव है कि इधर से आरोप लग रहे हैं तो बस खाना पूर्ति है? पहले टीवीके की तरफ से आरोप लगा, फिर डीएमके की तरफ से आरोप लगा। तो ये होता है मतलब अटैकिंग इज द बेटर वे टू डिफेंस। अब सवाल है कि जब ये दावे कर रहे हैं तो इसमें सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि ये तो सत्ताधारी दल नहीं है ना। जो सत्ता में है वो सत्ता का प्रलोभन दे सकता है। अच्छा, इधर से जो कहा गया है वो मुझे, देखिए मैं डीएमके का समर्थक तो कतई नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके दावों में कुछ सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि ये विधायक खरीदने की बात तो एक होती ही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि इनके विधायकों को इस्तीफा दिलाने का दबाव बनाया जा रहा था, इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था। तो वो हो सकता है 2 विधायक और कम हो जाएंगे तो फ्लोर की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वही कम हो जाएगी, और अगर उपचुनाव होते हैं तो अभी सत्ताधारी पार्टी जो है उसका सिक्का चलेगा। हो सकता है वहां से फिर यही उम्मीदवार उनके टिकट पर चुन के आ जाए, या फिर उपचुनाव जो होगा वो उपचुनाव में देखा जाएगा। वर्तमान में तो विधानसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वही कम हो जाएगी। कुछ हद तक सच्चाई भी इसमें समझ सकते हैं हम कि हो सकती है, और सच्चाई तो कहीं भी हो सकती है, सच्चाई का भी किसी को पता नहीं है, तो हम कुछ भी हम फाइनल ट्रूथ नहीं मान सकते हैं। लेकिन दावे दोनों तरफ से किए गए हैं और दावे की सच्चाई पता करना जांच एजेंसीज का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है, टीवीके के आरोप पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है जी, उनके दावे की जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जो स्टालिन की पार्टी ने, स्टालिन के विधायकों ने राज्यपाल को और मुख्य सतर्कता अधिकारी को, जो सतर्कता आयुक्त को जो आवेदन सौंपा है, उस पर क्या कार्रवाई होती है यह देखना ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी तक यही डीएमके और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के बीच तलवारें खिंचती रही है। बिल्कुल। उन्होंने केंद्र की एजेंसी के दुरुपयोग का
कई बार मामला उठाया है, जीएसटी का मामला उठाया है, और कभी भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले करने से नहीं चूकी है। अब वही साइड बनाते जा रहे हैं। तो एक चीज और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है कि अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और इस वक्त केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी या एनडीए सरकार कहें बेहतर, वो हर राज्य में एक्विजिशन मोड पे ही चल रही है। विधायकों को, सांसदों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर सांसद मिलते हैं इन्हें, लोकसभा के सांसद, तब तो सीधा इनके खेमे में आ जाते हैं। अगर राज्यों से विधायक भी इनके पाले में आते हैं, तब भी राज्यसभा में इनकी जो ताकत है वो बढ़ती है, और विधानमंडल, राज्य के विधानमंडलों में भी इनकी ताकत बढ़ती है, जो आगे होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इनके लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक होते हैं वो भी मतदान करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे यूसीसी जैसे बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ऐसे कानूनों में अगर ज़रूरत पड़ी और संसद का संयुक्त सत्र बुलाना पड़े, तो उसमें ये सारी जो ताकतें हैं इनके पक्ष में हो। तो बीजेपी के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू आ गया है। बीजेपी वाले निश्चित रूप से इस वक्त तमिलनाडु को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। बिल्कुल केशव जी, लंबे वक्त से आपने दक्षिण की राजनीति कवर की है, और जब 4 मई को नतीजे आए थे उसके बाद वो 6-7 दिन हमने लगातार चर्चा की बैठ के कि राजनीति का ये स्तर कितना दमदार साबित होगा, तमिलनाडु की राजनीति के लिए विजय कितने सफल होंगे। बार बार वो राज्यपाल के पास जाते थे, बार बार उन्हें भेज दिया जाता, फिर धीरे धीरे समर्थन जुटाया, 121 तक वो आंकड़ा पहुंचा था सीटों का विजय के पास। जब 121 आपके पास सीटें हैं, तो उसके बाद भी क्या सचमुच कोई डर मंडराता नजर आ रहा है? क्योंकि 3 सीटें तो लगभग ज़्यादा ही हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि डीएमके भी दावा कर रही है टीवीके भी, तो जनता किस पर भरोसा करे, किस पर विश्वास करे? तमिलनाडु की जनता के लिए हम क्या कह सकते हैं? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो सच्चाई है इस वक्त, आपने अपने इंट्रो में वो बता ही दिया था कि विजय की सरकार इस वक्त वैशाखी पर टिकी हुई है जी। वैशाखी भी किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस डीएमके की पुरानी सहयोगी पार्टी है, और यह बात आप यकीनन मान लीजिए कि अगर स्टालिन का वीटो आ जाता, तो ये कांग्रेस के विधायक डीएमके का गठबंधन छोड़कर नहीं जाते टीवीके में। तो स्टालिन ने अपना कुनबा समेट लिया, और क्योंकि स्टालिन खलनायक नहीं बनना चाहते थे तमिलनाडु की राजनीति में, वो अपनी ऐसी इमेज नहीं चाह रहे थे कि जो लगे कि ये मैंडेट का सम्मान नहीं करते हैं। जिसको जनमत मिला है, जनमत का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप सरकार बना लो। और यह सरकार भी आप समझिए कि स्टालिन के इशारे पर ही एक तरह से चल रही है। स्टालिन ने जिस वक्त थोड़ी सी रस्सी टाइट की, यकीनन कांग्रेस के जो विधायक गए हैं, हो सकता है कुछ जो चले गए हैं वो सत्ता के मुंह में वहां रह जाएं, बाकी फिर से वापस आ जाएंगे डीएमके के खेमे में। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, सीपीआई और सीपीएम, वो पार्टियां भी किसी भी वक्त डीएमके के साथ आ सकती हैं। जिस वक्त लगा कि डीएमके ऐसी हैसियत में आ गया है कि टीवीके की सरकार को गिरा सकता है, उस वक्त ये सारी पार्टियां फिर से डीएमके के पास चली है। तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब करवट ले रही है। एक तरफ वर्षों से जमी जमाई पार्टियां, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, और इन सब से मुकाबला एक वैसी पार्टी का जो पहली बार यह चुनाव लड़ रही थी। हालांकि पार्टी नहीं थी, मैं बार बार कह रहा हूं, पार्टी नई थी, विजय इस मैदान में नए नहीं है। पॉलिटिकल डेब्यू उनका जरूर हुआ, लेकिन पब्लिक लाइफ में सोशल सर्विस के जरिए वो 2 दशकों से मौजूद हैं। तो तमिलनाडु की जनता को वो लगभग समझते हैं, तमिलनाडु की जनता उनका सम्मान करती है, उनकी मुरीद है। लेकिन यह सरकार चलाने के लिए या राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता है। वहाँ पर राजनीतिक सूझबूझ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर राजनीतिक समीकरण साधने की ज़रूरत होती है, और सत्ता के पेच इतने आसानी से नहीं सुलझते हैं। विजय को अब मालूम चल रहा होगा कि चुनाव जीत लेना फिर भी आसान था, सरकार चलाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इतनी मजबूत विपक्षी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ जनता की अपार अपेक्षाएं। बिल्कुल, अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं पर काम करना शुरू भी कर दिया है विजय ने। अगर कुछ
हम उनके कामों पर नज़र डालें तो उसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना, महिला सुरक्षा के लिए सिंगा पैन, 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए, महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी जैसी तमाम ऐसी आप कह सकते हैं योजनाओं पर उन्होंने काम करना शुरू किया। अम्मा कैंटीन इसमें शामिल है। केशव जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि 10 मई को शपथ के बाद 53 दिन बीत चुके हैं, अपेक्षाओं की आपने बात की, कितने सफल उतर पा रहे हैं विजय तमिलनाडु की जनता की अपेक्षाओं पर? नहीं, एक्शन मोड में तो वो अगले दिन से ही दिखे थे। 10 मई को उनका शपथ ग्रहण हुआ था और 11 या 12 मई को उन्होंने अपना पहला फैसला सुना दिया था, पहले बिल पर साइन कर दिया था उन्होंने। तो एक्शन में तो लग रहे हैं जी। लेकिन वो एक उनका ओवर एंथुसियाज्म भी हो सकता है। अभी तो जस्ट वो सरकार में आए ही थे, धड़ाधड़ वो साइन करने लगे। अब उनको धीरे धीरे चीजें पता चल रही होगी। देखिए, सरकार सिर्फ नेता ही नहीं चलाते हैं, सरकार में ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और यूं कहें कि सरकार के सारे पेंच ये ब्यूरोक्रेसी संभालती है, तो वो भी ज्यादती नहीं होगी। अब जब ब्यूरोक्रेसी ने इन्हें रिपोर्ट दिया होगा कि भाई आपके खजाने की क्या हालत है, बिल्कुल सरकार किस स्थिति में है, किस योजना से आपको आगे क्या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और ये धड़ाधड़ जो साइन कर रहे हैं इसके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.